स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे एपीकल्चर मधुमक्खी पालन की विधियों के बारे में और उन टूल्स के बारे में, उन उपकरणों के बारे में जिनका उपयोग एपीकल्चर की आधुनिक वैज्ञानिक विधि में किया जाता है। आज का जो टॉपिक है एपीकल्चर, ये 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 41 का एक टॉपिक है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था एपीकल्चर के फर्स्ट पार्ट के बारे में और कल के लेक्चर में हमने मधुमक्खी की वर्गीकृत स्थिति के बारे में डिस्कस किया था। मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी की कौन सी प्रजातियां अधिक बेहतर हैं, ये हमने डिस्कस किया था। और मधुमक्खी पालन के महत्व हमने कल डिस्कस किए थे। आज एपीकल्चर के सेकंड पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज बेसिकली हम एपीकल्चर के मेथड्स डिस्कस करेंगे और उन अप्लायंसेस टूल्स के बारे में बात करेंगे जिनका उपयोग एपीकल्चर की आधुनिक वैज्ञानिक विधि में किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ एपीकल्चर से। बात करेंगे पहले एपीकल्चर के मधुमक्खी पालन के मेथड्स के बारे में। तो बिल्कुल सिंपल सी बात, पहले हम एक जनरल डिस्कशन ओल्ड मेथड के बारे में करेंगे कि मधुमक्खी पालन प्राचीन समय से हो रहा है। तो पहले ओल्ड मेथड यानी जो प्राचीन विधि हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। क्या होता है इस विधि में, मधुमक्खी के जो छत्ते हैं धुआं करके उन छत्तों से मधुमक्खियों को भगा दिया जाता है और फिर उस छत्ते से शहद प्राप्त कर लिया जाता है। आज भी गांवों के अंदर इस प्राचीन विधि द्वारा शहद प्राप्त किया जाता है। अब ये जो प्राचीन विधि है मधुमक्खी पालन की, इसकी दो कमियां हैं, पहले मैं वो डिस्कस करूंगा और उन्हीं कमियों को देखते हुए वर्तमान में मॉडर्न साइंटिफिक मेथड को प्रयोग में लिया जाता है। तो ओल्ड मेथड क्या था, बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझ में आया। अब इस प्राचीन जो पुरानी विधि है
इसकी कमियां क्या थी? तो मैंने 2 कमियों की बात की है, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। नंबर 1, प्राचीन विधि में एक छत्ते से केवल एक ही बार शहद की प्राप्ति होती है। तो छत्ता शहद प्राप्त करने की प्रक्रिया में नष्ट हो जाता है। ये पहली कमी थी इस प्राचीन विधि की। नंबर 2, दूसरे ड्रॉबैक के बारे में बात करते हैं कि जब प्राचीन विधि से मधुमक्खी पालन या शहद की प्राप्ति करते हैं तो धुआं करके मधुमक्खियों को भगाया जाता है। तो जो शहद प्राप्त होता है उसमें कुछ मधुमक्खियों के मृत अवशेष भी होते हैं, अंडे भी उपस्थित होते हैं। तो जो शहद इस प्राचीन विधि के द्वारा प्राप्त होता है वो प्योर, शुद्ध नहीं होता है। तो इन 2 कमियों के कारण वर्तमान में एपीकल्चर के लिए मॉडर्न साइंटिफिक मेथड, आधुनिक वैज्ञानिक विधि का उपयोग किया जाता है। तो डिस्कस करते हैं मॉडर्न साइंटिफिक मेथड के बारे में। क्या करते हैं इस विधि में? मॉडर्न साइंटिफिक मेथड में कृत्रिम छत्तों का उपयोग किया जाता है। अभी डिटेल डिस्कस करेंगे उन कृत्रिम छत्तों की संरचना के बारे में। तो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड में आर्टिफिशियल हाइव्स, कृत्रिम छत्ते उपयोग में लिए जाते हैं और मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो जो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड है वो बेहतर क्यों है इस ओल्ड मेथड से? तो पहली बात तो ये कि मॉडर्न मेथड में एक ही छत्ते को बार बार उपयोग में लिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि शहद प्राप्त करने की प्रक्रिया में, इस विधि की बात कर रहा हूं मॉडर्न साइंटिफिक की, छत्ता नष्ट नहीं होता। तो एक ही छत्ते से हम कई बार शहद प्राप्त कर सकते। एक फायदा तो ये हुआ। नंबर 2, मॉडर्न मेथड से जो शहद प्राप्त होता है वो प्योर है। वो क्यों प्योर है? आगे जब हम इस पूरी मेथड को डिस्कस करेंगे तो वहां ये बात डिस्कस होगी। तो ये 2 रीजन हैं। इस कारण वर्तमान में ओल्ड मेथड के स्थान पर मॉडर्न साइंटिफिक मेथड को उपयोग में लिया जाता है। तो एक छोटी सी बात हमने डिस्कस की ओल्ड और मॉडर्न साइंटिफिक जो मेथड है एपीकल्चर के, उनके बारे में। अब हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कि जो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड है उसमें किस प्रकार कुछ उपकरणों का प्रयोग करके शहद की प्राप्ति की जाती है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं वो टूल्स का है, अप्लायंसेस का है, जो इस मॉडर्न साइंटिफिक जो मेथड है एपीकल्चर का उसमें ये उपयोग में आते हैं। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल है।
जो फर्स्ट डिस्कशन रहेगा वो हम बात करेंगे कृत्रिम छत्तों के बारे में। क्या है, कैसी स्ट्रक्चर है इनकी। नंबर 1, जो कृत्रिम छत्ता है ये जो कंसेप्ट थी, ये जो आइडिया था कृत्रिम छत्ते का, ये सबसे पहले एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था लैंगस्ट्रॉथ। इस लैंगस्ट्रॉथ नामक व्यवहारी वैज्ञानिक ने, ये इथोलॉजिस्ट था, इस लैंगस्ट्रॉथ ने पहली बार कृत्रिम छत्ते की जो कंसेप्ट है, कृत्रिम छत्ते का जो आइडिया है, उसके बारे में लैंगस्ट्रॉथ ने बताया। अब कृत्रिम छत्ता क्या है, ये लकड़ी का या किसी मेटल का बना हुआ बॉक्स होता है और इस बॉक्स को इजीली हैंडल किया जा सकता है। मतलब खेत में एक जगह से दूसरी जगह पर इसे सरलता से रखा जा सकता है। तो कृत्रिम छत्ते में ही एपीकल्चर इस मॉडर्न साइंटिफिक मेथड में किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो कंसेप्ट आइडिया किसका था और एक्चुअल में आर्टिफिशियल हाइव्स, कृत्रिम छत्ता अपने आप में कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक बॉक्स है जो लकड़ी का बना हुआ हो सकता है, किसी धातु का बना हुआ हो सकता है और इसे खेत में कहीं पर भी जहाँ छाया हो, जल की उपलब्धता हो, वहाँ पर रखा जाता है। तो इसकी जगह को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? अब अगर मैं इस आर्टिफिशियल हाइव की स्ट्रक्चर देखता हूं, संरचना देखता हूं, तो क्या दिखता है कि एक कृत्रिम छत्ते में 2 चैम्बर बने हुए। देयर आर 2 बॉक्स, एक टॉप यानी ऊपर की तरफ है, एक बॉक्स नीचे की तरफ है और इन दोनों बॉक्सेस के नाम दिए गए हैं कि जो नीचे वाला बॉक्स है वो साइज में थोड़ा बड़ा है और इस नीचे वाले बड़े बॉक्स को नाम दिया गया, इट इज कॉल्ड ब्रूड चैम्बर। ये नीचे वाला बड़े आकार का चैम्बर है। इसी तरह ऊपर भी एक चैम्बर है लेकिन वो साइज में थोड़ा छोटा है, तो जो ऊपर छोटा चैम्बर है उसका नाम रखा गया सुपर चैम्बर। तो एक कृत्रिम छत्ते की अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो उस बेसिक स्ट्रक्चर में 2 चैम्बर हमें दिखेंगे, एक लोअर और एक अपर, यानी एक चैम्बर नीचे की ओर है, दूसरा चैम्बर ऊपर की ओर है। अच्छा, दोनों की साइज भी अलग अलग है। नीचे वाला बॉक्स बड़ा है, ब्रूड चैम्बर कहलाएगा। ऊपर वाला चैम्बर छोटा है साइज में, सुपर चैम्बर कहलाएगा। अच्छा, यहां एक चीज और कर दी कि जो दोनों चैम्बर थे, ऊपर वाला सुपर, नीचे वाला ब्रूड चैम्बर, इनके बीच में जाली लगाई गई है और उस जाली में जो छेद है, पोर्स हैं, उनका साइज ऐसा है कि कल हमने डिस्कस किया था सामाजिक संगठन मधुमक्खी का, तो आपको बताया था रानी है, वर्कर्स हैं, श्रमिक
और ड्रोन यानी नर है। तो इन दोनों के बीच में एक जाली लगाई गई और उस जाली के जो पोर्स हैं, छेद हैं, वो इतने बड़े हैं कि श्रमिक तो इन दोनों चैम्बर के बीच आ जा सकते हैं, यानी वर्कर ब्रूड चैम्बर से सुपर चैम्बर में आ जा सकता है, लेकिन क्वीन रानी के शरीर का आकार इतना बड़ा है कि वो इस ब्रूड चैम्बर से कभी सुपर चैम्बर में नहीं आ पाती। इसलिए ये जो जाली लगी दोनों के बीच में, नीचे वाले ब्रूड चैम्बर और ऊपर वाले सुपर चैम्बर के बीच, इस जाली का नाम ही दिया रानी पृथक कारक, क्योंकि उसने क्वीन को, रानी को पृथक कर दिया है। तो ये दो चैम्बर है, इसकी स्ट्रक्चर में दोनों चैम्बर के बीच एक जाली लगी हुई है और जाली का नाम है रानी पृथक कारक। तो ऐसी एक बेसिक स्ट्रक्चर कृत्रिम छत्ते की होती है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरी जो एपरेटस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है कॉम्ब फाउंडेशंस। क्या देखते हैं हम, अगर आप लोगों ने मधुमक्खी का प्राकृतिक छत्ता देखा है तो ऐसे अपन देखते हैं कि वहां पर इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं। इनको कॉम्ब फाउंडेशंस कहते हैं। ये षटभुजाकार हेक्सागोनल कुछ स्ट्रक्चर्स हैं और इन्हीं कॉम्ब फाउंडेशंस में रानी अंडे देती हैं। इन्हीं कॉम्ब फाउंडेशंस में जो वर्कर्स हैं वो मकरंद द्वारा शहद का निर्माण भी करते हैं। तो ऐसे ऐसे जो कॉम्ब फाउंडेशंस हैं वो ब्रूड चैम्बर में भी अरेंज करते हैं और ऐसे ऐसे कॉम्ब फाउंडेशंस सुपर चैम्बर में भी अरेंज करते। तो दोनों जगह ये कॉम्ब फाउंडेशंस व्यवस्थित किए जाते हैं। तो कॉम्ब फाउंडेशन क्या है एक्चुअल में? दे आर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स। इस तरह की स्ट्रक्चर्स हैं। क्वीन जो ब्रूड चैम्बर में है वहां ऐसे कॉम्ब फाउंडेशंस रखे हुए हैं तो रानी उसी में अंडे देगी। ऐसे ही कुछ कॉम्ब फाउंडेशंस सुपर चैम्बर में भी रखे हुए हैं। तो वर्कर्स सुपर चैम्बर की इन कॉम्ब फाउंडेशंस में इकट्ठा करते हैं मकरंद और शहद, हनी का निर्माण करते हैं। अगले एपरेटस की मैं बात करता हूं, वो है हनी एक्सट्रैक्टिंग एपरेटस। हिंदी में मैं इसको कहूं मधु निष्कर्षण उपकरण। यानी ये एपरेटस करता क्या है? शहद प्राप्त करने में हेल्प करता है। तो ये एपरेटस एक्चुअल में अपकेंद्रण जो बल है उस प्रिंसिपल पर काम करता। होता क्या है कि एक धातु से बना हुआ, टीन का बना हुआ एक बड़ा सा बॉक्स है ये, और उस बॉक्स में हम क्या देखते हैं कि कुछ हैंडल्स लगे हुए हैं अंदर, और हर हैंडल के ऊपर जाली वाली कुछ थैलियां बांधी हुई। तो स्ट्रक्चर में क्या है कि मेटल का बना हुआ एक ड्रम है, बॉक्स जैसी स्ट्रक्चर है। इस ड्रम के अंदर कुछ हैंडल्स, हत्थे लगे हुए हैं। हर हैंडल के ऊपर जाली वाली कुछ थैलियां लगी हुई। तो करते क्या है, कॉम्ब फाउंडेशंस जो थे उन्हें कृत्रिम छत्ते से बाहर निकाला
और इस उपकरण की यानी इस ड्रम की हैंडल पर जो थैलियां बांधी हैं उसमें डाल दिया। फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ होता है, एक ऐसी संरचना होती है जिसको अगर घुमाया जाए तो ये सभी हत्थे ऐसे गोल गोल घूमते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, साथ में ड्रम की दीवार से टकराते हैं, जिसके कारण शहद इन फाउंडेशन से बाहर निकलता है और उस ड्रम में इकट्ठा हो जाता है। एक टोटी लगी हुई है, टैप लगा हुआ, नल लगा हुआ है, उसको खोलकर शहद को प्राप्त कर लेते हैं। फिर वापस जो कॉम्ब फाउंडेशंस थे उनको थैलियों से बाहर निकालकर कृत्रिम छत्ते में लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर एक ही छत्ते से हम बार बार शहद प्राप्त कर सकते हैं। प्लस जाली लगी हुई थी। अच्छा, केवल सुपर चैम्बर के फाउंडेशंस ही बाहर निकाले, अंडे तो ब्रूड चैम्बर में थे, इसलिए जो शहद मिला वो शुद्ध प्राप्त हुआ। क्लियर। तो तीसरा हमने डिस्कस किया हनी एक्सट्रैक्टिंग एपरेटस के बारे में, मधु निष्कर्षण उपकरण के बारे में। अच्छा, इसके अलावा कुछ और उपकरणों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे एक रेशम की जाली का उपयोग किया जाता है। कई बार मधुमक्खियां उग्र अनियंत्रित हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो जाली है वो उपयोगकर्ता के द्वारा पहनी जाती है और ये मधुमक्खी पालन का काम किया जाता है। इसके अलावा कुछ धुआं करने वाली डिवाइस, ऐसी युक्तियां भी काम में लेते हैं। धुआं करने से मधुमक्खियां जो अनियंत्रित हुई हैं वो नियंत्रित हो जाती हैं। रबड़ के ग्लव्स, दास्तानों का भी उपयोग किया जाता है। तो यहां तक आपको टूल्स समझ में आए। अब जब हम मॉडर्न साइंटिफिक मेथड से एपीकल्चर कर रहे हैं तो क्या व्यवस्थाएं या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए ताकि हमें ज्यादा लाभ प्राप्त हो। तो नंबर एक कि जो ये कृत्रिम छत्ते हैं ये हमेशा किसी ऐसे स्थान पर रखे जाने चाहिए जो छायादार हो, धूप ना हो वहां पर। नंबर दो, जल जो है पानी वो छत्ते से ज्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए। और तीसरा, वहां पर्याप्त मात्रा में फ्लावर्स, पुष्प होने चाहिए। तो आज हमने एपीकल्चर से रिलेटेड इन दो विधियों के बारे में बात की और आधुनिक वैज्ञानिक विधि में हम जो जो टूल्स काम में लेते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया और लास्ट में हमने कुछ प्रिकॉशंस, सावधानियों की बात की मॉडर्न साइंटिफिक मेथड के लिए। तो आई होप आज का जो टॉपिक था वो आपको समझ में आया होगा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।